सभी को गुड मॉर्निंग। जसवीर एजुकेशन सांडवा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। कक्षा 10वीं की हमने अर्थशास्त्र को शुरू किया था। उसमें हम कल पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें एक दो टॉपिक बाकी रह गए थे, वो लेने के बाद में हम अगला लेसन पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं व नवीन प्रवृत्तियाँ। एक दो जो उसमें टॉपिक बाकी रह गए थे, उसमें एक तो हमारा बाकी रह गया था नियोजन। नियोजन क्या है, एक तो ये बाकी था। एक हमें छोटा सा और पढ़ना है, नीति आयोग। देखें, सबसे पहले देखें नियोजन क्या है और नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी। नियोजन एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी तकनीक हम ऐसे कह सकते हैं, एक ऐसी तकनीक जिसके द्वारा प्राथमिकता या प्राथमिकताओं के क्रम का निर्धारण तथा संसाधनों का आवंटन करके लक्ष्य प्राप्ति की जाती है। हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं। अगर घर में शादी विवाह भी होता है तो हम पहले प्लानिंग करते हैं कि कितना पैसा हमें किस पर लगाना है, कितना खर्च किस पर करना है और हमारे पास संसाधन कितने हैं, हमारे पास टोटल खर्च कितना है, फिर हमें जो है मिठाइयों के लिए कितना खर्च करना है, अन्य सजावट के लिए कितना खर्च करना है, ये हम प्लानिंग करते हैं। तो वही चीज़ नियोजन है देश के संदर्भ में, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, कि पहले प्राथमिकता क्या क्या होगी हमारी, उनका निर्धारण करना है। फिर जो संसाधन है उनका आवंटन करना है कि किस प्राथमिकता में या किस लक्ष्य के लिए हमें कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, और फिर हमें लक्ष्य प्राप्ति उससे की जाती है, उसे बोलते हैं नियोजन। अगर वैश्विक स्तर पर नियोजन की बात करें तो वैश्विक स्तर पर सबसे पहले नियोजन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अपनाया गया सोवियत संघ के द्वारा। वैश्विक स्तर पर सबसे पहले नियोजन है वो अपनाया गया सोवियत संघ के द्वारा 1928 में। भारत में अगर नियोजन की बात करें तो भारत में नियोजन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही अपनाया गया। लेकिन हमें पहले ये पढ़ना है कि भारत में नियोजन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, ऐसे क्या कारण थे कि जिससे भारत में नियोजन की आवश्यकता पड़ी। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय बहुत सी समस्याएं थी, जैसे बेरोजगारी, संसाधनों का असमान वितरण, पिछड़ी हुई तकनीक, अशिक्षा या शिक्षा का अभाव, इसके अलावा गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी, आधारभूत संरचना का अभाव, ये सब समस्याएं थी हमारे पास। जब हम भारत आज़ाद हुआ तो ये सब समस्याएं थी। बेरोजगारी थी, देश में सांप्रदायिकता की समस्या थी, बेरोजगारी थी, संसाधनों का असमान वितरण। असमान वितरण का मतलब है किसी के पास संसाधन ज़्यादा थे, किसी के पास संसाधन कम है, किसी प्रदेश में संसाधन ज़्यादा थे और किसी प्रदेश में संसाधन कम है। पिछड़ी तकनीक, संसाधन होते हुए भी हमारे पास हमारी तकनीक ऐसी नहीं थी कि हम उन संसाधनों का उपयोग करके हमारे आर्थिक जो विकास है उसकी गति को हम बढ़ा सकें। शिक्षा का जो है उसका अभाव था, गरीबी, देश में गरीबी थी, ठीक है, आर्थिक पिछड़ापन था, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी थी। आधारभूत संरचना का मतलब है सड़क हो गया, विद्युत हो गया, बिजली हो गया, सड़क हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है, इन सब का अभाव था। इन सब कारणों की वजह से हमें नियोजन को अपनाना पड़ा।
तो 10th के लिए अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नियोजन को क्यों अपनाया गया, तो उसका सीधा सीधा आंसर ये है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में कुछ समस्याएं विद्यमान थी, उन समस्याओं को दूर करने के लिए, कुछ समस्याएं जैसे ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए भारत में किसको अपनाया गया, नियोजन को। अब नियोजन को अपनाने के लिए हमने किया क्या, देखें आगे। नियोजन को अपनाने के लिए हमने क्या किया वो देखें आगे। हमने सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण करने से पूर्व हमने योजना आयोग की स्थापना की। योजना आयोग की स्थापना की गई 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता था वो भारत का प्रधानमंत्री होता था। भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसका पदेन या एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन होता था वो इसका भारत का प्राइम मिनिस्टर होता था, ठीक है। इसके बाद देखें आगे, और सीएम, अन्य राज्यों के सीएम और केंद्र शासित प्रदेशों के मुखिया इसके केंद्र शासित प्रदेशों के मुखिया इसके सदस्य होते थे। अब इसमें हमें ये देखना है, योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी, सलाहकारी संस्था थी। कैसी संस्था थी ये, सलाहकारी संस्था थी, ठीक है। योजना आयोग का काम होता था पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना इसका काम होता था। लेकिन योजना, पंचवर्षीय योजनाओं का ये मॉडल तैयार करता था योजना आयोग, एक तरह से खाका तैयार करता था कि किस तरह कितने संसाधन कहाँ लगेंगे, क्या कहाँ पर कितना विकास किया जाना चाहिए, किस क्षेत्र में कितना विकास होना चाहिए, ये सब खाका जो है ये योजना आयोग तैयार करता था। लेकिन इसको अंतिम मंजूरी देती थी एनडीसी। एनडीसी का मतलब होगा यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इस एनडीसी की स्थापना हुई है 6 अगस्त 1952। तो जो मॉडल योजना आयोग तैयार करता था उसे मंजूरी देता था कौन, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये तो हुई कि कौन सी संस्था बनाई हमने नियोजन को लागू करने के लिए। अब फिर हमने बनाई पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजना 10th में जो है आपके समय आया हुआ है, तो सारी तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा समय ध्यान में रखें। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर 1966 तक, ठीक है। इसके बाद हमने जब जैसे ही 3 पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई, 3 पंचवर्षीय योजना पूरी होने के बाद में भारत इस स्थिति में नहीं रहा, क्योंकि 62 में चीन के साथ युद्ध हुआ, तो भारत ऐसी स्थिति में नहीं था कि आगे पंचवर्षीय योजना को लागू कर सके। तो उसके बाद में भारत ने जो है 3 एक वर्षीय योजनाएं अपनाई, ठीक है। तो वो 3 एक वर्षीय योजना देखें, 66 से 67 हो जाएगा, 1967 से 68 हो जाएगा, और 1968 से 69 हो जाएगा। ये हमने 3 एक वर्षीय योजना अपनाई। इसके बाद हमने, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें हम, तो 1969 से 1974 ये हमने चौथी पंचवर्षीय योजना का समय है। फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1974 से 1978। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त हो गई, समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त हो गई, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और इन 2 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद पुनः 2 एक वर्षीय योजना अपनाई गई, जो 1978 से लेकर 1979 तक और 1979 से लेकर 1980 तक। इसके बाद आगे पंचवर्षीय योजना पुनः बढ़ी। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1980 से 1985, 7वीं आ जाएगी 1985 से 1990। ये पंचवर्षीय योजना जो है, इन दोनों पंचवर्षीय योजना के पूरा होने के बाद में पुनः 2 एक वर्षीय योजना शुरू की गई, 1990 से 1991 और 1991 से 1992। इसके बाद कंटिन्यू चली है। इसके बाद देखें 7 हो गई,
8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें हम तो 1990 से 1995 1992 से 97, 1997 से 2002, 10वीं 2002 से 2007, 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं जो है 2012 से 2017। तो इस तरह 12 पंचवर्षीय योजना हमने पूरी कर ली। उसके बाद में योजना आयोग का जो है वो समाप्त कर दिया गया, तो उसके बाद पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई है। तो अंतिम जो पंचवर्षीय योजना थी वो थी 12वीं, और इसमें जो विकास दर लक्ष्य रखा गया था वो कितना रखा गया था, 8% रखा गया था। तो हमें आपको जो 10th के हिसाब से याद करना है वो इम्पोर्टेंट क्या है, ये सारा समय नहीं भी याद होता है तो कम से कम हमें याद रखना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय, दूसरा 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय हमारे 10th के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। दोबारा देखिए, 3 के बाद 3 1 वर्षीय हैं, अगली 2 के बाद फिर 2 1 वर्षीय हैं, उसके बाद अगली 2 कंप्लीट हो जाती है, फिर 2 1 वर्षीय, इतना आपको इस गैप में ध्यान रखना है। उसके बाद में कंटिन्यू चलता है। तो ये जो है 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नियोजन वाला पार्ट। अब आगे देखते हैं। आगे का देखें, एक संस्था की हमें याद रखना है, नीति आयोग। आपसे इसका पूरा नाम पूछ सकता है नीति आयोग का, तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। स्थापना 1 जनवरी 2015। इसका पदेन अध्यक्ष जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है श्री नरेंद्र मोदी। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है तो नरेंद्र मोदी, ठीक है। इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, और इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें अगर हम तो अमिताभ कांत। योजना आयोग में और इसमें अंतर क्या था? योजना आयोग में योजना ऊपर से बनकर आती थी, प्लानिंग ऊपर से बनकर आती थी केंद्र से, फिर उसको नीचे लागू किया जाता था। ये नहीं देखा जाता था कि निचले स्तर पर समस्या क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अलग है, इसके 2 भागों में है ये। एक को हम कहेंगे टीम इंडिया हब, और दूसरा हम कहेंगे नवाचार हब। टीम इंडिया हब के द्वारा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, जितने भी राज्य हैं, उनको साथ लेकर उनकी समस्या क्या है उनको जानकर कार्य किया जाता है। नवाचार हब में कोई नई सोच है, नई तकनीक है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो देखें, ये हो गया हमारा नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना देख लेंगे, इसका अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, कितने तरह से काम कर रहा है। 2 तरह से, टीम इंडिया हब जिसमें समस्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, नवाचार नई कोई टेक्निक है, नया कोई विचार है, उसके बारे में बात करना। तो ये इस तरह से काम कर रहा है, ये है नीति आयोग। तो ये हमारा जो आपके अर्थशास्त्र में पहला लेसन है 10th में, उसमें जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो कंप्लीट हो गया है। हम अगला लेसन लेके चलते हैं। अगला जो लेसन है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और नवीन प्रवृत्तियां। देखिए, इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखें। तो इस लेसन में हमें पढ़ना है सबसे पहले कि हम अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, पहली चीज। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तीसरा, इसके बाद हमें पढ़ना है कि राजकोषीय अनुशासन क्या है। इसके बाद हमें पढ़ना है भुगतान संतुलन किसे कहेंगे। फिर हमें देखना है व्यापार घाटा किसे कहेंगे। थोड़ा सा हम WTO के बारे में जानेंगे कि क्या है, और इसके अलावा आगे देखिए हम भुगतान संतुलन, व्यापार घाटा, WTO, वैश्वीकरण को जानेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम
उदारीकरण को जानेंगे, ठीक है। उदारीकरण के बाद हम निजीकरण और स्वदेशी की अवधारणा, ये बिंदु हमारे इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे। हालांकि हमारे यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में है, वो भी है, लेकिन अविकसित अवस्था का जो प्रश्न है वो पिछली बार आ चुका है। तो इस बार जो 10th बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। अब सबसे पहले देखें अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे। अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, देखें एक देश, या तो एक देश कह सकते हैं या कोई क्षेत्र कह सकते हैं। एक देश या एक क्षेत्र जहां ऐसी गतिविधियां होती हों, कैसे, जैसे उत्पादन की गतिविधि होती हो, वहां पर उपभोग के बारे में उपभोग की गतिविधि होती हो, वहां पर व्यापार की गतिविधि होती हो। तो इन गतिविधियों से जुड़ा हुआ जो तंत्र होता है, यानी कि एक देश या एक क्षेत्र में उत्पादन, उपभोग, व्यापार की गतिविधियों से जुड़ा हुआ तंत्र क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। दोबारा देखें, एक देश में उत्पादन, उपभोग और व्यापार की गतिविधियों से जुड़ा हुआ तंत्र क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो ये अर्थव्यवस्था की परिभाषा में याद रखनी है पहले, फिर आगे के बिंदुओं पर चलते हैं हम। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन से, जो इस साल आने की संभावना है, वो है भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। कि भारतीय अर्थव्यवस्था के ऐसे कौन से गुण हैं जिससे हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। देखें, पहले बिंदु समझें इसमें क्या क्या बिंदु हैं। तो हमारी जो राष्ट्रीय आय है, यह अर्थव्यवस्था की जो विकास दर है, राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि, एक ये। दूसरा बिंदु यहां पर देखें, राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों में परिवर्तन। तीसरा बिंदु यहां पर देखें, हम इसमें क्या लिख सकते हैं, आर्थिक व सामाजिक संरचना में परिवर्तन। और चौथा हम एक आधा कोई अन्य कारक भी देखेंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक विकासशील अर्थव्यवस्था कहने के हमें ये चार बिंदु हमने लिए हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों में परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक व सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है, अन्य कारक। अब देखें इसमें राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय में किस तरह निरंतर वृद्धि हो रही है वो देखते हैं। पहला बिंदु देखते हैं इसका, देखिए इसमें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि या सतत वृद्धि कह सकते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है कि उसके राष्ट्रीय आय और उसके प्रति व्यक्ति आय में निरंतर क्या हो, वृद्धि हो। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 1950 से 1980 के बीच में लगभग 3.5% थी, 3.5% वार्षिक थी, 3.5% क्या थी, वार्षिक थी, ठीक है, 3.5% वार्षिक थी। प्रोफेसर राजकृष्णा ने इसे हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी है। हिंदू, ये भी पूछा जा सकता है, हिंदू वृद्धि दर राजकृष्णन ने इसे कहा है। 1980 के दशक के बाद ये लगभग 5% हो गई और 1990 से 90 के बाद या 90-91 के बाद ये जो है लगभग 6.8% हो गई। और 2012 के बाद ये देखा गया कि हमारी जो अर्थव्यवस्था में विकास दर है वो लगभग कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है, 8% तक पहुंच गई है। तो ये देखें यहाँ पर कि हमारी अर्थव्यवस्था के विकास दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। 1950 से 1980 के बीच में ये लगभग 3.5% वार्षिक थी। उसके इस जो वार्षिक ये 3.5% है, इसको प्रोफेसर राजकृष्णा ने हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी है। 1980 में ये 5% हो गई। 1990-91 से 2011 तक ये लगभग 6.8% थी और उसके बाद
2012 में ये लगभग 2012 से 8% की दर से अर्थव्यवस्था की वार्षिक वृद्धि दर जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो है विकास दर बढ़ती जा रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकास की ओर बढ़ रही है। एक तो ये। दूसरा देखें, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। अगर हम 1951 से लेके 1990-91 की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि दर थी वो 1.6% वार्षिक थी। लगभग इस दर से प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ रही थी। लेकिन इसके बाद जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई और उसके बाद ये लगभग 5% तक पहुंची और लगभग 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय लगभग 6.2% की वृद्धि से आगे बढ़ रही है। तो इस तरह हम देखें कि भारत में राष्ट्रीय आय भी बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। ये इसका पहला बिंदु हो गया। अगला बिंदु देखते हैं। इससे आगे हम देखते हैं इसका दूसरा जो बिंदु है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों में परिवर्तन। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों में परिवर्तन। देखें, जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था प्रगति की ओर बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, तो वहाँ उस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटता जाता है। राष्ट्रीय आय में किसका योगदान घट रहा है? कृषि क्षेत्र का योगदान तो घटेगा और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों का योगदान राष्ट्रीय आय में या हम कह सकते हैं जीडीपी में बढ़ेगा। यानी कि कोई भी अर्थव्यवस्था है वो अगर विकास की ओर बढ़ेगी तो उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान तो धीरे धीरे घटता जाएगा जीडीपी में। जीडीपी की बात कर रहा हूँ, जीडीपी या राष्ट्रीय आय की बात है। या तथा दूसरी द्वितीयक और तृतीयक, मैंने आपको बताया था अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक करता है। यहाँ पर देखें तो 1950 के लगभग जीडीपी में या राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 50% था। कितना था? 50%, जो वर्तमान में घटकर लगभग कितना प्रतिशत रह गया है? 15%। तो ये देखें, यहाँ पर राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घट रहा है जीडीपी में। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों का योगदान वर्तमान में लगभग 85% है, 85% है। जिसमें से भी हम देखें तो 60% अकेले तृतीय क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और लगभग 25% यानी कि 1/4 जो है वो द्वितीय क्षेत्र का है। इसके अलावा हम रोजगार देने की बात भी करें तो प्रारंभ में कृषि ने रोजगार दे रखा था, लगभग 72% रोजगार दे रखा था। लेकिन सेवा क्षेत्र का, उद्योगों का विस्तार होने की वजह से कृषि क्षेत्र में वर्तमान में रोजगार लगभग 49% लोगों को कृषि व उसकी सहायक क्षेत्रकों ने रोजगार दे रखा है, जबकि 50% से अधिक रोजगार द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में है। तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों में जो परिवर्तन हो रहा है, ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का या विकासशील होने का द्योतक है। ये हमें बता रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, आगे की तरफ बढ़ रही है। कृषि क्षेत्र में जो जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है वो 1950 के आसपास 50% के आसपास था, लेकिन वर्तमान में लगभग कितना है? 15% है। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान 85% है और इन दोनों में से भी 60% जो योगदान है वो तृतीयक क्षेत्र का है, द्वितीयक क्षेत्र का 50%। विश्व के सेवा क्षेत्रकों के मामले में या सेवा सेक्टर के मामले में विश्व के शीर्ष 10 देशों में भारत का स्थान है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों में होता परिवर्तन भी हमें ये दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगला हम इसका तीसरा बिंदु देखते हैं। इसका हम तीसरा बिंदु देखते हैं आगे। तीसरा बिंदु मैंने आपको बताया था, आर्थिक व सामाजिक संरचना में, आर्थिक व सामाजिक संरचना में परिवर्तन। इस चीज को देखें, आर्थिक व सामाजिक संरचना में परिवर्तन, इस बिंदु को देखें कि हमने आधारभूत संरचना के लिए क्या क्या विकास किए हैं। तो पिछले 65 वर्षों में हमने विद्युत क्षेत्र में लगभग 100 गुना वृद्धि कर ली है। कितने गुना वृद्धि कर ली है? 100 गुना वृद्धि कर ली है विद्युत क्षेत्र में। तो पिछले 65 वर्षों में हमने विद्युत के क्षेत्र में 100 गुना वृद्धि कर ली है। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, हम अगर जीवन प्रत्याशा की बात करें
जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन जीने की कितनी औसतन आयु है, तो ये प्रारंभ में 1950-51 में लगभग 32.1 थी, यानी कि एक व्यक्ति औसतन 32 साल जीता था। लेकिन 2014 में जब जीवन प्रत्याशा का हमने माप लिया गया तो ये लगभग 68 है। तो ये भी एक तरह से विकासशील को दर्शा रहा है, विकास की तरफ देकर जा रहे हैं हम, ये भी दर्शा रहा है। इसके अलावा अगर हम शिक्षा की बात करें तो 1950-51 में हमारी शिक्षा जो थी वो 18.3% थी। कितनी थी? 18.3% थी। जबकि 2011 की जो गणना हुई थी उसमें जो हमारा शिक्षा का स्तर है वो 74.04% है, यानी कि हमने लगभग केवल अब 25% ही लोग ऐसे हैं जो साक्षरता दर के नीचे हैं या शिक्षा के स्तर में नीचे हैं। हमारी साक्षरता दर 74.04% है। तो ये सब चीज़ें भी हमें दर्शा रही हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। देखें 65 वर्षों में विद्युत का उत्पादन कितना बढ़ा लिया हमने? 100 गुना बढ़ा लिया। इसके अलावा अगर हम सड़कों की लंबाई की बात करें तो प्रारंभ में ये लगभग 4 लाख किलोमीटर थी, कुल लंबाई जो है वो 4 लाख किलोमीटर थी। और वर्तमान में अगर हम हमारी सड़कों की लंबाई की बात करें तो ये लगभग 50 लाख किलोमीटर के लगभग हो चुकी है। 50 लाख किलोमीटर इसकी लंबाई, सड़कों की लंबाई हो चुकी है। तो ये हमारी आर्थिक और सामाजिक जो आधारभूत संरचना है उसमें जिस तरह परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह हम आगे जा रहे हैं, तो वो ये दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अन्य कारक की अगर हम बात करें कि अन्य कारक क्या है, तो उसमें देखिए हमारा जो जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर बात करें 1961 से लेकर 71 के बीच में, तो ये लगभग 24.80% थी। जबकि 2011 की बात करें तो ये दशकीय वृद्धि दर जो है 17.64% है। तो हमने जनसंख्या पर भी नियंत्रण किया है, जो हमारी जनसंख्या वृद्धि थी उस पर भी हमने नियंत्रण किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था थी। इसके आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए हम एक आपके आया हुआ है कि राजकोषीय अनुशासन किसे कहेंगे? राजकोषीय अनुशासन छोटा सा बिंदु है, इसको समझना है केवल। देखिए ये आ सकता है आपके उसमें। तो देखिए राजकोषीय अनुशासन से तात्पर्य है सरकार की वे नीतियां या प्रयास, सरकार ऐसी नीतियां बनाती है या ऐसे प्रयास करती है जिससे जो ऋण है या जो घाटा है उसे कम करने का प्रयास किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं राजकोषीय अनुशासन। ठीक है, आज इतना ही। आगे इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।